Hello investors, welcome to yet another video on markets perspective. सबसे पहले तो मैं आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 2026 में यह हमारी पहली वीडियो आ रही है। काफ़ी गैप हो गया है पुरानी वीडियो से। मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल हुई और ख़ास करके मेटल्स के अंदर हमने देखा है गोल्ड, सिल्वर, इन सब में एक अलग सी रैली बनती नज़र आ रही है। और काफ़ी लोगों के हमारी क्वेरीज आ रहे हैं हमारे पास में कि क्या करना चाहिए ऐसी रैली के अंदर, राइट। तो हम मार्केट्स को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू और आगे समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ठीक है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक रजिस्टर्ड एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में हमारे पास जो दो मेजर रेट, ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट, ये जो दो हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए। हालांकि जीडीपी, हमारा जो रियल जीडीपी है वो अच्छा नंबर आया है 8.2% का, लेकिन इन्फ्लेशन हमारा अभी भी थोड़ा कम चल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि इन्फ्लेशन कम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नॉमिनल जीडीपी जो बनता है वो रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन से बनता है। और इन्फ्लेशन को भी एक 4 से 6% का बैंड जो हमारा आरबीआई चाहता है उसको मेंटेन करना, उसको भी एक हेल्दी नंबर पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमें अभी चाहिए कि इस मैट्रिक्स को, यानी नॉमिनल जीडीपी को, हम किसी तरह 11.5-12% पे लेके जाएं। अगर इन्फ्लेशन कम रह सकता है 2-3% पे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी 11.5-12 नहीं आता तो हमें थोड़ी तकलीफ होती है ओवरऑल नंबर्स के अंदर। एक और जो अभी तकलीफ का पॉइंट बना हुआ है वो है हमारा ट्रेड डेफिसिट। हमारे एक्सपोर्ट्स ने हिट लिया था, स्पेशली अक्टूबर में हमने देखा था हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया क्योंकि यूएस के टैरिफ्स जो थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। तो वहाँ पर हमने डेफिसिट के आंकड़े में एक बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती हुई देखी, लेकिन उसको कंट्रोल में लाया जा रहा है। तो आप देखेंगे पिछले 2 महीने में ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा नीचे आया है। जो और साथ में नीचे आ गया, जो नहीं आना चाहिए था, वो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई। अब इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में हमने 59.5 के लेवल से हमने 56 तक का ड्रॉप देखा है, और सर्विसेज में हमारा लगभग 63 के आसपास था, वहाँ से हम 59 आए हैं। तो अभी भी हेल्दी नंबर्स बने हुए हैं। 50 के नीचे जब जाता है वो एक कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है, लेकिन अभी भी हम 56, 57, 59 के नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट दैट कि अगर हम अच्छे पीएमआई लेवल्स के ऊपर मेंटेन रहेंगे, यानी कि 55 से 60 के बीच में, तो ये बहुत ही अच्छी बात हमारी इकोनॉमी के लिए हो जाती है। तीसरी बात जो है वो है रिटेल इन्फ्लेशन। जैसा कि मैंने कहा कि रिटेल इन्फ्लेशन 1.33% पे आ गया है। काफ़ी लोग काफ़ी खुश होंगे इसको देख के, पर ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ना ज़रूरी है। हमारा एक हेल्दी नंबर हमें जो लगता है वो होना चाहिए 3.5 से 4% के आसपास। 3% भी मैनेजेबल लेवल है। उसके बियॉन्ड ज़्यादा बढ़ जाता है। 4%, 5% अगर हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए भी। तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेकिन ये 1.33 बहुत कम नंबर है। आप देखेंगे कि ये हमें जो नॉमिनल जीडीपी है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको 11.5-12% पे लाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं इस क्वार्टर के। जो अभी रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस हुए हैं इस महीने में, अभी से लेके 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, तो डेटा हमारे पास 899 कंपनीज़ का आ चुका है, जहां पर आप देखेंगे लगभग 544 कंपनीज़ ने पॉजिटिव या न्यूट्रल ग्रोथ दर्ज करी है। रेवेन्यू नंबर इतना बुरा नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ 11.5% की है, लेकिन एबिटडा ग्रोथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग 10% के आसपास आ रहा है। अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखें, हर इंडेक्स का अलग अलग देखें, तो निफ्टी 500 इंडेक्स में 243 कंपनीज आउट ऑफ 500 ने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ अगेन 11-11.25% की है। एबिटडा ग्रोथ इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, 5.1 की एबिट ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% पे। निफ्टी 200 में 116 कंपनीज ने रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ इतनी बुरी नहीं है, डबल डिजिट्स में आ रही है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 8 के नीचे। निफ्टी मिड कैप में भी 61 कंपनीज आउट ऑफ 100, वहाँ पर भी आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 9% की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 8%। एक जो आउटलायर है इसके अंदर वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250। आप देखेंगे कि यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हालांकि सिर्फ 10% की है, लेकिन एबिट ग्रोथ 18.5% की, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.5% का आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? निफ्टी स्मॉल कैप कंपनीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है?
इसमें क्या एक्सेप्शंस आ सकते हैं, क्या निफ्टी स्मॉल कैप को हमें देखना चाहिए, इस समय स्मॉल कैप कंपनीज को देखना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने 4 इंडेसेस की लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस निकाली, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100। तो आप देखेंगे कि हमने दिसंबर 2025 से 3 साल पीछे जाके दिसंबर 2022 तक से हमने डेटा को चेक किया और देखा कि एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न कितना आ रहा है। तो एनुअलाइज बेसिस पे निफ्टी 50 13% पे, निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 22%, निफ्टी मिड कैप 24.5%, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप सिर्फ 15.5% पे है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर हम अर्निंग्स को ग्रो देखें तो अर्निंग ग्रोथ रेट जो है उसका CAGR आप अगर देखेंगे निफ्टी का सिर्फ 12.5% है, मिड कैप का 14.5 है, नेक्स्ट 50 का सिर्फ 16 है। हाईएस्ट अर्निंग ग्रोथ निफ्टी स्मॉल कैप 100 का है 21.5%। फिर भी जो निफ्टी का CAGR है वो सिर्फ 15.5% है। तो निफ्टी स्मॉल कैप में ऐसा क्या हुआ है कि ये 15.5% है? शायद पिछले 3 साल का कुछ लैग। तो हम 3 साल पीछे और चले गए, हमने 2019 से 2022 का डेटा निकालने की कोशिश करी और यहाँ पर हमने देखा कि जो निफ्टी का CAGR है पिछले 3 साल का 19 से 22 का, जो रिटर्न है इंडेक्स का वो 14.5% के आसपास है, मिड कैप का 22.5% है, नेक्स्ट 50 का 11.5 और निफ्टी स्मॉल कैप का वहाँ पर भी 13.5% है, राइट। लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ में अगर आप देखें तब भी निफ्टी स्मॉल कैप सबसे हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहा था। सेकंड हाईएस्ट था निफ्टी मिड कैप, लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट है उसकी जो इंडेक्स परफॉर्मेंस है वो सबसे हाईएस्ट है। निफ्टी स्मॉल कैप का हाईएस्ट CAGR होने के बावजूद भी उसका जो CAGR है वो 13.5% ही है। तो अब इन पूरे 6 साल के डेटा को अगर हम साथ में कंसोलिडेट करें तो क्या निकल के आता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ FY19 से FY25 यानी 6 साल का अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो कैसा आया है, ये आप देख सकते हैं। निफ्टी 50 में 10.5%, मिड कैप में 14.5%, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 13.5% और निफ्टी स्मॉल कैप में 20% से ज़्यादा का अर्निंग्स ग्रोथ आया है साल दर साल। ये कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट है। लेकिन इंडेक्स लेवल पे क्या हो रहा है? इंडेक्स लेवल पे निफ्टी ने तो अपने EPS ग्रोथ को 3% से ज़्यादा से आउट परफॉर्म किया है, मिड कैप ने भी अपने EPS ग्रोथ को लगभग 9% से आउट परफॉर्म किया है, नेक्स्ट 50 ने भी अपनी EPS ग्रोथ को 3% से आउट परफॉर्म किया है। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप में आप अगर देखेंगे तो उसने अंडर परफॉर्म किया है लगभग 5.5% से। सो अगर हम कहें इस समय तो मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट जो हमें लगता है वो है निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है, EPS ग्रोथ 20% का और इंडेक्स की परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ 15% के अराउंड है, राइट। और उसके अलावा जितने भी और इंडेसेस हैं उसमें एक्सेस है एटलीस्ट 3% का ओवर द EPS ग्रोथ। और सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड जो लगता है वो हमें लगता है मिड कैप इंडेक्स, क्योंकि मिड कैप के अंदर 14.5 की EPS परसेंटेज ग्रोथ के मुकाबले में 23.5% का इंडेक्स परफॉर्मेंस आ चुका है ऑलरेडी, राइट। तो हमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100, जहाँ पे 5.5% का क्लियर गैप है जो उसको कैचअप करना है। अब और क्या निफ्टी स्मॉल कैप में हो रहा है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? तो ये मंथली चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। ये टेक्निकल व्यू है, ऑल्दो सब कुछ अच्छा है, EPS ग्रोथ अच्छी है, तो ये स्मॉल कैप कंपनीज को तो उठना चाहिए, दौड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स में प्राइस करेक्शन कुछ ज़्यादा हो रही है। आई थिंक सेलिंग का कुछ दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमने देखा इस महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 8% के आसपास गिर गया है, राइट। तो अभी इस समय जो 16,300 का लेवल है या 16,200 का लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर उस सपोर्ट को कायम रख के या 15,500 तक भी अगर नीचे गिरता है तो हमारी उम्मीद है कि 18,500 का जो लेवल है उसको पार करना ज़रूरी है। उसको अगर जब पार करेगा तब एक 23,000 के आसपास तक की चाल जो है निफ्टी स्मॉल कैप आराम से बना सकता है। तो हमें एक नो ट्रेडिंग रेंज या बोल दीजिए लो रिस्क रेंज जो है वो है 16,300 से 18,500 की, और उसके बाद जो हायर मोमेंटम रेंज है वो है 18,500 से 23,000 के लेवल्स की। एक और कारण जो निफ्टी स्मॉल कैप को थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखाता है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने पहले हिस्टोरिकली मार्च 2023 में 18 के नीचे भी देख लिया, और अभी हमने 2025 में
जो पीई देखा था वो लगभग 25 का देखा था। अभी जो पीई रेशियो है वो 30 का दिख रहा है। हालांकि अर्निंग्स ग्रोथ बिल्कुल ठीक ठाक आ रहे हैं। अब जो इंडेक्स में करेक्शन हुआ है उसका एडवांटेज इस इंडेक्स को मिलना चाहिए। निफ्टी 500 की अगर हम बात करें, निफ्टी 500 जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों तरह के स्टॉक्स आते हैं, तो अभी जो हाल फिलहाल में पिटाई हुई है मार्केट के अंदर, जो करेक्शन आई थी, उसके अंदर अगर हम समझें कि कितने स्टॉक्स कितने तक इम्पैक्ट हुए हैं, तो उसका हमने ये डेटा निकाल के आपके लिए सामने पेश किया है। तो आप अगर देखेंगे कि निफ्टी 500 में से लगभग 100 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा गिरे हैं, जिसमें से 81 स्टॉक्स 50 से 70% और 19 स्टॉक ऐसे हैं जो 70% से ज़्यादा गिरे हैं, राइट। अगर हम ये भी निकालें कि कितने स्टॉक्स हैं जो 30% से 50% के बीच में हैं, तो 163 स्टॉक और हो जाते हैं। तो आप देखेंगे 263 स्टॉक 500 में से ऐसे हैं जो 30% से ज़्यादा का फॉल दिए हैं। अगर हम इनका एवरेज डाउनवर्ड करेक्शन देखेंगे तो 40% से ऊपर आएगा, राइट। तो सिर्फ 10% अगर हम देखेंगे कि कितने स्टॉक्स हैं जो 5% से कम गिरे हैं, तो लगभग 53 स्टॉक्स, 10% स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो 10% से कम गिरे हैं। इनमें से परफॉर्मर्स कौन से हैं, ये आपके सामने टॉप 10 परफॉर्मर स्टॉक्स हैं। ड्रैगर्स कौन से हैं, ये आपके सामने टॉप बॉटम मोस्ट स्टॉक्स हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 का भी एक आंकड़ा देख लेते हैं। निफ्टी 50 में 23 स्टॉक्स ऐसे हैं 50 में से जो अपने पीक से 15% से ज़्यादा गिर चुके हैं, राइट। और उसमें जो एवरेज ड्रॉप है वो 26% का है, राइट। तो आप मान के चलिए कि ये जो 23 स्टॉक्स हैं 50 में से, वो लगभग 26% डाउन है अपने पीक से। ये एक दर्शाता है अपॉर्चुनिटी कि इन 23 स्टॉक्स में से भी फंड मैनेजर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिक करने का। अब बात कर लेते हैं एफआईआईज की। एफआईआईज में हमने देखा है कि बिकवाली बहुत ज़्यादा रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि एफआईआईज क्यों इतना बेच रहे हैं इंडियन मार्केट्स को। इमर्जिंग मार्केट्स में ऐसा कोई सेल कॉल नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर एफआईआईज रेगुलरली बेच रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा है कि डीआईआईज कितने पावरफुल हो गए हैं। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट एक साल में क्या हुआ है। तो अगर हम ये चार्ट देखते हैं फरवरी 2025 से लेकर अब तक का, तो आप अगर देखेंगे कि हर महीने हम ये मार्क कर लेते हैं, हर महीने अगर आप देखेंगे, अगर 40,000 करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईआई से, तो डीआईआई उससे ज़्यादा ही खरीद रहा है, राइट। आप चाहे जनवरी 2026 में देख लीजिए, चाहे दिसंबर 2025 में, चाहे नवंबर 2025 में, तो काफ़ी डिफरेंस है। 17,500 की सिर्फ बिकवाली है, लेकिन खरीदारी डीआईआई की 77,000 करोड़, राइट। चाहे हम पीछे चले जाएं फरवरी 2025 में भी, वहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 60,000 करोड़ की बिकवाली करी एफआईआईज ने, लेकिन डीआईआईज ने 64,000 करोड़ का बाय कर लिया। तो ये आप अगर देखेंगे तो हर महीने ऐसा हो रहा है कि डीआईआईज की जो परचेज है वो एफआईआईज की सेलिंग को एब्जॉर्ब तक नहीं, सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसको ओवरशूट कर रहा है अपनी बाइंग से। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से एफआईआईज का जो अभी कंट्रीब्यूशन या ओनरशिप है निफ्टी 50 के अंदर, वो डीआईआईज की ओनरशिप से भी नीचे चला गया है। तो लगभग 18 या 18.5% डीआईआई का स्टेक बन गया है निफ्टी 50 में, और एफआईआई का जो ओनरशिप है वो 17.5% पे आ गया है, राइट। तो इसका क्लियरली ये चीज़ दर्शा रहा है कि हमारे जो डीआईआईज हैं, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे रिटेल निवेशक हैं, उनका जो फेथ है इंडियन मार्केट्स में वो बरकरार है। वहाँ पे कहीं कोई कमी नहीं है। जो मेजर ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ ग्लोबल टेंशन या ग्लोबल फिनोमिना की वजह से एफआईआईज की सेलिंग में देखने को मिल रहा है, राइट। सो अब हम आगे देख लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट्स में क्या हुआ है। प्राइमरी मार्केट की स्ट्रेंथ भी हमें अलग सी नज़र आती है यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में। तो 2025 के कैलेंडर ईयर में 102 आईपीओज आए, जिसमें 1,76,000 करोड़ की वैल्यू का पैसा जो है रेज हुआ। जो टॉप 3 आईपीओज थे उसके अंदर लगभग 40,000 करोड़, और जो न्यू एज कंपनीज हैं उसमें अनदर 30,600 करोड़। तो आप मान के चलिए कि ये जो टॉप 10-12 आईपीओज थे, इसी के अंदर मिला के लगभग 70,000 करोड़ जो है वो इकट्ठा हो गया था। प्रॉफिटेबिलिटी अगर इनकी आईपीओज की चेक करें तो एवरेज लिस्टिंग गेन्स बहुत ही कम रहे इस साल, सिर्फ 10% का एवरेज लिस्टिंग गेन रहा, जो कि 2024 में 30% एवरेज होता था। सिर्फ आप देखेंगे 36% आईपीओज ऐसे थे जो 10% से ऊपर का लिस्टिंग गेन लेके आए।
दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इन 102 आईपीओज में से सिर्फ 54 आईपीओज ऐसे थे जो कि अपने इशू प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और इसके अंदर एवरेज रिटर्न इन सब का मिला के सिर्फ 8% बन रहा था। लेकिन एफआईआई की पार्टिसिपेशन देखिए, एक तरफ जहां पर उन्होंने 2,30,000 करोड़ बेचा सेकेंडरी मार्केट में, आईपीओ मार्केट में उन्होंने 73,000 करोड़ इन्फ्यूज़ किया है। आगे क्या है? आगे इस कैलेंडर ईयर में हमारे पास पाइपलाइन 4 लाख करोड़ के आईपीओज़ की है। अगर मार्केट्स सूटेबल रहे, अगर मार्केट स्ट्रांग रहे, तो मेरी उम्मीद है ये 4 लाख करोड़ पूरा ही लॉन्च हो जाएंगे आईपीओज़, और एब्जॉर्ब भी कर लेगी मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक इन्फ्लोज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग चल रहे हैं, राइट। तो लेकिन अगर मार्केट्स बहुत ग्रेट नहीं रही तो हो सकता है इस 4 लाख करोड़ में से कुछ आईपीओज़ जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए जाएं। अब बात कर लेते हैं जियोपॉलिटिक्स की और मेटल्स पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ग्लोबल मार्केट्स में उथल पुथल चल रही है। रोज़ एक नई कमेंट्री, रोज़ एक नया डायलॉग आ जाता है जहाँ पर हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो यूएस से खासकर जो कमेंट्री आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाती है। तो हमें समझना है कि क्या यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। अगर मैं कहूँ तो हाँ, सिल्वर के केस में कुछ राइमिंग सा चल रहा है। अगर आप 1977 से या 78 से 1980 तक का एरा देखेंगे तो कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स उस समय भी ऐसे ही थे, और सिल्वर के अंदर क्या हुआ था आपके आंख के सामने है। अर्ली 79 तक आप देखेंगे सिल्वर सिर्फ $6 पर आउंस था। लेट 1979 में ये जाके लगभग $18 तक पहुंचा, लेकिन जब ये सोवियत का इन्वेजन जब ट्रिगर हुआ उसके बाद आप देखेंगे ये 48 के 50 के आसपास पहुंच गया, पीक आउट कर गया। लेकिन जैसे ही रेगुलेटरी कर्व्स अनाउंस हुए मार्च 1980 में, ये वापस क्रैश कर गया $10 के करीब। तो 80% ड्रॉप टॉप से हमने सिल्वर में देखा है, 80%। ठीक है, जिन्होंने उस समय एंट्री करी थी 1980 में या 1979 में, उनको 30 साल रुकना पड़ा उस लेवल को वापस देखने के लिए। 2011 में जाके ये लेवल वापस आया था। तो क्या ये दोबारा हो सकता है? एनीबडीज गेस। लेकिन अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं करेगी तो राइम जरूर करेगी। दैट इज व्हाट वी बिलीव। गोल्ड में क्या हो रहा है वो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो गोल्ड एज अ मेटल, गोल्ड एज एन एसेट क्लास बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। सिल्वर एक एसेट क्लास नहीं है, सिल्वर बिल्कुल स्पेकुलेटिव ट्रेड है। सिल्वर की जो मूवमेंट होती है वो जर्नली गोल्ड से ही गवर्न हो जाती है। अभी जो नैरेटिव चल रहे हैं मार्केट के अंदर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट करके चलना पड़ेगा। स्टोरी टेलिंग ज़्यादा हो रही है, डिमांड सप्लाई का गैप आर्टिफिशियली भी क्रिएट हो रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ईटीएफ्स की वजह से, मेजर डिमांड गैप जो है, डिमांड सप्लाई गैप है, वो उसी वजह से हुआ है। लेकिन गोल्ड का अलग कुछ कारण है जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ता है। तो समझना यहाँ पर यह है कि क्या गोल्ड के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है या फिर यूएस डॉलर अपनी परचेसिंग पावर लूज कर रहा है। इट इज़ एक्चुअली द लैटर। ये यूएस डॉलर है। देखिए, कोई भी करेंसी क्या होता है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, और हर फिएट करेंसी जैसे इंडियन रुपी है या दुबई का दिरहम है या फिर यूके का पाउंड है या फिर यूरोपियन यूनियन का यूरो है, उनको एक रिजर्व करेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है जिसको वो अपनी फिएट करेंसी के अलावा में मेंटेन करते हैं। तो हो क्या रहा था कि पहले 1980 के क्रैश के बाद में आप देखेंगे कि गोल्ड का जो चलन था, जो रिजर्व्स बनते थे गोल्ड के, वो नीचे आने शुरू हो गए थे। यहाँ पर ये ग्राफ आप चेक कर रहे हैं, राइट। और जो ये ब्लू लाइन है ये बता रहा है कि डॉलर के रिजर्व्स, तो डॉलर के रिजर्व्स की जो डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। उस समय यूएस इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी। इनफैक्ट 2000s तक तो इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो आप देखेंगे कि यूएस डॉलर्स की जो रिजर्व्स की डिमांड थी वो एकदम से लेट 90s में बढ़ के 60% तक ऑलमोस्ट चला गया था। तो जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने रिजर्व्स को गोल्ड से हटा के डॉलर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। तो डॉलर्स की डिनोमिनेटेड रिजर्व करेंसी क्रिएट हो रही थी, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे करके प्लाटू हो गए यहाँ पर, राइट। और उसके बाद ये एक डाउनफॉल हम देख रहे हैं कि आ रहा है। और गोल्ड के अंदर 2015-16 के बाद, ये बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि राइज होना शुरू हो गया है। तो आज के टाइम पे जो पहले फॉरेन रिजर्व्स 60% तक थे डॉलर में, वो कम आके अब 42% पे रह गए हैं। ये 41.96 जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है।
और जो पहले 10 से 12% गोल्ड का रिजर्व होता था, राइट, वो आके अभी 25% के ऊपर चला गया है। ये गोल्ड वर्सेस डॉलर समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब वीडियो है जो ब्लूमबर्ग के चैनल पे अवेलेबल है, व्हाट गोल्ड्स राइज रियली मीन्स फॉर द वर्ल्ड। आई वुड सजेस्ट आप ये प्लीज़ इसको देखिए। मैं आई बटन में इसका लिंक अगर हो सकेगा तो शेयर कर दूंगा। ये इसका यूट्यूब का लिंक है। अगर सर्च नहीं कर पाए तो इस कोड से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा आप अगर हिस्ट्री को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यूएस रिजर्व्स और ये डॉलर रिजर्व्स और गोल्ड रिजर्व जो हैं एक टैंडम में चलते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम समझते हैं डोमेस्टिक मार्केट में बॉन्ड्स के साथ क्या हुआ है और निफ्टी में क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को देखें तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड जो है यहाँ पर आप देखेंगे 20 जनवरी 2025 को लगभग 6.72 ही थी और आज भी हम लगभग वहीं पे वापस आ गए। हमने नीचे लो देखा 6.20 6.21 का, यानी कि डॉलर जो यील्ड जो है जब वो गिरी थी तो बॉन्ड्स की वैल्यू अप्रिशिएट करी थी ज़रूर इन बिटवीन द ईयर, राइट। लेकिन उसके बाद ये वापस डिस्पाइट द फैक्ट कि रेट कट्स होते गए, हमने लगभग 1.25% का रेट कट देखा है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन उसके बावजूद भी जो यील्ड्स हैं वो हार्डन हो गई है। उसका मेन कारण वही है कि लिक्विडिटी ज़्यादा इन्फ्यूज़ नहीं हुई है मार्केट्स के अंदर, राइट। तो रीपरचेज प्रोग्राम्स जो हैं आरबीआई के वो जब वापस से अनाउंस होंगे तो लिक्विडिटी थोड़ी इन्फ्यूज़ होगी और उसकी वजह से यील्ड्स जो हैं वापस हार्डन अप हो गई। तो बॉन्ड्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं है। निफ्टी के साथ क्या हुआ है, 2019 के बाद एक अप ट्रेंड निफ्टी का जो है वो कंटिन्यूड है, एक्सेप्ट द कोविड ड्रॉप जो हमने देख रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जहां पर आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है निफ्टी, क्लियरली अप ट्रेंड चलता जा रहा है। उसके बीच बीच में आप देखेंगे कि बीच बीच में करेक्शंस आते हैं लेकिन ये वापस ऊपर उठ जाता है, फिर करेक्शन आता है लेकिन वापस उठ जाता है, वो वापस नीचे करेक्शन आता भी है तो वापस उठ जाता है, राइट। तो एक हम उसी वैसे ही किसी फेज़ में चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न बन रहा है। अगर हम इस लाइन के पास आके, कोई बड़ी बात नहीं कि हम वापस चलते हैं और हम एक 33,000 तक की चाल बना सकते हैं। 29,500 के अराउंड तो डेफिनेटली हमारे पास एक जोन दिख रहा है कि जहाँ पर हम अगले 1 साल के अंदर ही पहुँच सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगले 1.5 से 2 साल में 33,000 भी पहुंच जाए, 33,600, राइट। तो हमारा ये एक बहुत ही बोल्ड कॉल है। इस समय इक्विटीज़ के अंदर डेफिनेटली आपको अगले 2 साल के लिए एक पेशेंस बना के इन्वेस्टेड रहना चाहिए। यहाँ से मार्केट लगभग 33 से 34% जंप दिखा सकता है। हम 25,300 25,200 इसी लेवल पे चल रहे हैं। वहाँ से 33,600 का लेवल लगभग 33-34% होता है। और अगर आप अच्छे फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली 1-2-3-4% पर एनम का अल्फा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 40 से 45% के एब्सोल्यूट रिटर्न की ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, जो कि क्वाइट पॉसिबल है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करेंगे जो हमने पहले देखा, तो स्मॉल कैप में डेफिनेटली एक स्कोप थोड़ा ज़्यादा है, रिस्क ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा रहता है बिकॉज वॉलेटिलिटी वहाँ पर निफ्टी से बढ़ के रहती है। तो हमने देखा कि हमारे इंडियन इंडियन निवेशकों ने 2025 में ना ही इक्विटीज़ में और ना ही बॉन्ड्स में मीनिंगफुल रिटर्न नहीं बनाया है। एक जो टॉपिक आजकल बहुत प्रेवलेंट है, जो कि रिसेंटली इफेक्ट जो हुआ है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है करेंसी डेप्रिसिएशन। हमने देखा है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है इंडियन रुपी के अंदर, जो पहले भी होता रहा है। हमने हमेशा देखा है कि डेप्रिसिएशन थोड़ा पैची रहा है। 2013 से हम इस चीज़ को विटनेस करते आ रहे हैं। बहुत शार्प हमने डेप्रिसिएशन पहले भी देखे हैं, डिवैल्यूएशंस हो जाते हैं, राइट। तो इसके बाद हमने यूएस स्टेट टैरिफ के बाद जब हमारे एक्सपोर्ट्स हिट हुए तो हमें डेफिनेटली एक बहुत शार्प डेप्रिसिएशन देखने को मिला। लेकिन उससे पहले के अगर हम इंस्टेंसेस देखते हैं तो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर इस करेंसी डेप्रिसिएशन का हमें डेफिनेटली नुकसान होता है, हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स पिकअप करने लग जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2020-21 में, राइट, तो एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो गया था। ऑफ कोर्स कोविड का वहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट था। लेकिन 21-22 में जो रिकवरी आई थी वहाँ पर आप देखेंगे 44% ग्रोथ आ गया था। सर्विसेज के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि 20-21 में अगर -11% हुआ तो 21-22 में 52% ग्रोथ और 23-24 में 27% ग्रोथ। और उसके बाद हम ईयर ऑन ईयर सर्विसेज के अंदर तो कंसिस्टेंटली एक ट्रेड सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं। तो इंडिया हैज़ बिकम अ गुड ग्लोबल हब फॉर एक्सपोर्टिंग स्पेशली आईटी सर्विसेज
तो इसलिए क्या होता है कि अगर डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता भी है तो एक पॉइंट के बाद जाके उसका एक बेनिफिट आपको एक्सपोर्ट्स में मिलने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह प्ले आउट हो सकता है। ऑल्दो 65 से 70% जो डॉलर करेंसी ट्रेड है वो आरबीआई ही कर रहा है इंडियन रुपी का, इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर, राइट। सो जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड है उसमें कभी भी आरबीआई आके इंटरवेंशन करके रुपी को सपोर्ट देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन इस समय आई थिंक एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, और हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी लगभग डेप्रिशिएट होकर 92 रुपये तक पहुंच चुका है। तो अब इसके साथ ये लास्ट कोटेशन के साथ मैं आप सबको छोड़ना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार सही निकलते हैं और कितनी बार गलत। जितनी बार आप सही निकलते हैं, आप सही डिसीजन ले पाते हैं अपने पोर्टफोलियो पे और पैसा बना पाते हैं, या जितनी बार आप गलत निकलते हैं, आप कितना इतना पैसा बचा पाते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है हमारे पोर्टफोलियो में। तो आज के टाइम पे जैसी उथल पुथल मार्केट में चल रही है, पैसे को बचाना, प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गलत डिसीजन लेने में, हम अगर कल को गलत निकल गए तो गलत डिसीजन लेने में हमारा पैसा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस समय हमें ज़रूरी है कि हम जितनी वॉलेटिलिटी है उसमें अगर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे डेटा को ठीक से देख के, तो चांसेस आर कि हम कुछ गलत डिसीजन ना लें और अपने पैसे को गंवाएं ना, राइट। तो हमारा जो कंसंट्रेशन इस समय होना चाहिए वो होना चाहिए पैसे को प्रिजर्व करने के लिए, ना ही इस समय ग्रोथ के लिए। जब सही समय आएगा तब हम राइट डिसीजन लेके हम पैसे के ग्रोथ के ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने से या मार्केट की कंडीशंस को बिना समझे रिएक्ट करने से हमें हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।